Now children, today we are starting semiconductors first topic, that is band theory of solid. तो पहले हम पॉइंट्स समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमको आंसर्स कैसे एग्जाम कॉपी में लिखने चाहिए. So first come to the example of lithium 7 atom. We know from the Bohr's postulate that electron can revolve only in those orbits in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi, right? So actually electrons revolve in discrete specific energy levels, right? Those electrons which are satisfying this condition for first orbit are revolving here, but they cannot occupy any of the energy in between first orbit and second orbit. The electron which is revolving in second orbit is that electron which is satisfying this condition, that MVR is equal to 2h upon pi, and that electron cannot occupy any other energy state. So we got this information that okay, electrons revolve in discrete energy levels or orbits. अब energy levels को दिखाने का ये एक स्टैंडर्ड तरीका है सिंप्लीफाई करने के लिए अपने डिस्कशन को. हम क्या करते हैं कि हम ऑर्बिट्स की जगह ऑर्बिट्स को या एनर्जी स्टेट्स को, जिन्हें हम ऑर्बिट्स कह रहे हैं उन्हें हम एनर्जी स्टेट्स भी कहेंगे, उनको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हम लिथियम एटम की एनर्जी स्टेट्स को या एनर्जी डायग्राम को बनाएं, तो जो सबसे पास में है न्यूक्लियस के, उस फर्स्ट ऑर्बिट को हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे और उसको हम इस स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं लिथियम एटम्स के पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. उसके बाद दूसरा स्टेट, दूसरी ऑर्बिट हम इस लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो इस हायर एनर्जी स्टेट में सेकंड ऑर्बिट में चला जाता है. अब क्योंकि लिथियम स्टेबल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को ईजिली दे सकता है किसी दूसरे एटम को, तो हम क्या कहते हैं कि दिस एनर्जी स्टेट इज ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन which will participate in the electron transfer between the two atoms. और ये है हमारा ग्राउंड स्टेट. तो हमने इसी एटम के ऑर्बिट्स को, एनर्जी स्टेट को एनर्जी डायग्राम में इस तरीके से ड्रॉ किया. तो ये तो कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी डायग्राम है क्या. अब बैंड थ्योरी ऑफ एनर्जी क्या है. जब ये एटम अकेला है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन अगर हम किसी लिथियम के सॉलिड की बात करें तो उसमें तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, n नंबर ऑफ एटम्स. तो जब बहुत सारे एटम्स व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म अ क्रिस्टल, then this nucleus and this electron's electric field influences the energy levels of the neighboring electrons and atoms. तो उसका फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम के पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन अगर एक और एटम लिथियम का इसके पास आ जाए, तो अब क्या होगा कि एनर्जीज खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं, एनर्जी लेवल्स खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कैसे? जो ग्राउंड लेवल का एनर्जी स्टेट है वो सबसे कम इन्फ्लुएंस होगा और जो सबसे बाहरी एनर्जी स्टेट है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा. पर यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी स्टेट हो जाती है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे के पास आते हैं तो जो ग्राउंड स्टेट है वो भी बहुत क्लोज इंटरवल में दो एनर्जी स्टेट्स में बदल जाता है, दो एनर्जी स्टेट में बट जाता है अगर दो एटम्स पास में आते हैं तो. और जो वैलेंस स्टेट है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपाइड स्टेट है, वो भी
दो एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट हो जाती है। दोनों एटम्स के पास आने पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड के एक दूसरे के एनर्जी स्टेट्स पर इन्फ्लुएंस डालने पर। लेकिन जो बाहरी इलेक्ट्रॉन का स्टेट होता है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो ज़्यादा स्प्लिट होता है, और जो क्लोज टू न्यूक्लियस होता है उस पे सबसे कम असर होता है और वो सबसे कम स्प्लिट होता है। लेकिन अगर हम मोटा मोटा समझें तो दो एटम्स अगर पास आए तो जितनी भी एनर्जी स्टेट्स हैं वो स्प्लिट कर गई दो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी स्टेट में। बहुत क्लोजली स्पेस्ड, बहुत उनकी एनर्जी वैल्यूज़ में बहुत बहुत छोटा डिफरेंस होता है। तो अब क्या होता है कि जब n नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो n क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी स्टेट्स में डिवाइड हो जाती है। ईच एनर्जी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू n क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी स्टेट्स, और इसका असर सबसे बाहरी एनर्जी स्टेट पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो अब उसका क्या फ़र्क पड़ता है, देखो। अगर हम इस एनर्जी स्टेट को, जनरल एनर्जी स्टेट को कंसीडर करें तो जब एक एटम था तो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट थे, लेकिन जब n एटम्स पास आए तो जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट था वो सबसे ज़्यादा स्प्लिट हुआ, और क्योंकि n एटम्स क्लोज आ रहे हैं तो ये n क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट हो गया, और ये इतनी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी स्टेट्स थी कि हमने इसको बजाय एनर्जी स्टेट्स कहने के एनर्जी बैंड कहा। इसी तरह से जो इसके अंदर वाला एनर्जी और स्टेट या न्यूक्लियस के थोड़ा पास वाला एनर्जी स्टेट था वो भी स्प्लिट हुआ, लेकिन वो इससे कुछ कम स्प्लिट हुआ। उससे अंदर वाला भी स्प्लिट हुआ लेकिन उससे कम, और जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास वाला था वो सबसे कम या कभी कभी बिल्कुल स्प्लिट नहीं होता है। तो एनर्जी बैंड्स क्या है? Very closely spaced energy states which are formed when n atoms come close to each other to form a solid crystal. तो अब हमने एनर्जी बैंड की कॉन्सेप्ट को, आइडिया को समझ लिया। अब एनर्जी बैंड थ्योरी को पॉइंट वाइज कैसे लिखना है वो नोट्स हम देखेंगे। तो हमने जो समझा उसको समराइज किया, सम अप किया कैसे? व्हेन n atoms come close to each other to form a solid, each discrete quantum state of energy splits into very closely spaced quantum states, forming an energy band. So this is actually the answer of the question, what is energy band and why these energy states are splitting? Due to interaction between electrons and electrons and electrons and nucleus electric fields. Now this splitting is more, as I said, this splitting is more for outer orbits and less for inner levels. So that can be seen here that this band is quite broad, while the band or the energy state which is close to nucleus is narrow in comparison to the outermost band. So prepare for this section of semiconductor, we need to write the solid answers as well as we need to understand the concept also. तो हम ये पॉइंट्स नोट करेंगे, आप वीडियो पॉज करके पॉइंट्स नोट करेंगे और उसके बाद ये डायग्राम्स कॉपी करेंगे। इनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए और अपने आंसर्स को बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे।
अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स पर, बिकॉज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर that what do you understand or define valence band and conduction band. So see how we are going to write these answers. The highest energy band which is completely filled, that is occupied by electrons, is called valence band. The highest energy band which is filled or occupied by electrons is called valence band, while lowest energy band which is not completely filled, that is occupied by free electrons, and those electrons are free electrons which contribute to conduction, is called conduction band. तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. वैलेंस बैंड वो एनर्जी स्टेट्स का ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ बाउंड हैं, बचे हुए हैं. और कंडक्शन बैंड एक्चुअली वो एनर्जी रेंज है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उस एनर्जी रेंज में लाई करती है जिसे हम कंडक्शन बैंड कह रहे हैं. तो वैलेंस बैंड उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज का बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, एटम के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेकिन कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एटम के साथ अब बाउंड नहीं है. सो हाईएस्ट एनर्जी बैंड विच इज filled or occupied, which is already which is occupied by the electrons are there, that band is called valence band. But the lowest energy band which is not completely, lowest energy band मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रैंडमली कुछ भी हो सकती है. तो जो लोएस्ट यानी वैलेंस बैंड से ठीक ऊपर का वो एनर्जी रेंज जो उस एटम के उन इलेक्ट्रॉन्स के पास है जिन्होंने एटम छोड़ दिया है, तो दैट एनर्जी बैंड विच इज नॉट completely filled or which is occupied by free electrons, and free electrons are those electrons which contribute to conduction, are called is called conduction band. So this is the technical term and this is the technical definition which need to be remembered, which need to be learned by heart. Then another important term is energy gap or forbidden gap. So we have seen there are energy ranges which are not allowed to be occupied by the electrons. हमें पता है कि n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 ऑर्बिट्स के बीच में एक एनर्जी रेंज है जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई नहीं कर सकते. वो या तो n इक्वल टू 1 में जहाँ MVR इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई सेटिस्फाई होता है, या तो वहाँ रह सकते हैं, या MVR इज इक्वल टू 2h अपॉन 2 पाई वहाँ रह सकते हैं. बीच की एनर्जी रेंज जो है वो अलाउड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के लिए. सो दैट अनअलाउड एनर्जी लेवल्स between the two allowed energy bands is called forbidden gap or energy gap. Now there is very important and very often asked question: differentiate between conductor, insulator and semiconductor on the basis of energy band theory. And this year for 2021 this is expected question. तो देखो इसको पहले समझ लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे. तो अगर आप मेटल की बात करें तो मेटल को हम कैसे डिफाइन करते रहे अभी तक कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजिली अपने एटम को छोड़कर फ्री हो जाते हैं. तो अब इस बात को हम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स पे कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं? दोज मटीरियल्स इन विच either we have partially filled conduction band like sodium or conduction band overlapping the valence band as in magnesium 3p state after splitting overlaps splitted 3s state. मैग्नीशियम में जो 3p स्टेट है
वो स्प्लिट करने के बाद 3s स्टेट को ओवरलैप करती है. सो दोज materials in which we have partially filled conduction band or conduction band is overlapping valence band, those materials are called conductors. मतलब अगर आप इसको जो हम पहले से जानते हैं उसको हमने केवल एक टेक्निकली डिफाइन करके एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया. क्या कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अपने ऑर्बिट को छोड़कर फ्री हो जाते हैं. तो हमने कहा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है वो इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं. उनको एक गैप को, एनर्जी गैप का मतलब है कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मुश्किल से जाएगा, इजीली नहीं जंप करेगा. यानी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को ईजिली छोड़कर फ्री नहीं होगा, मुश्किल से जाएगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी गैदर करने के बाद जाएगा. लेकिन मेटल्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ईजिली अपने एटम को छोड़ सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड को ओवरलैप कर रहा है, मतलब कोई एनर्जी गैप बीच में नहीं है. तो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड को ऑक्यूपाई करते हैं वो ईजिली ड्रिफ्ट कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, वो फ्री हो जाते हैं एटम से. सो हाउ वी डिफाइन द कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड, दैट इन those materials in which the conduction band overlaps valence band, or we have partially filled conduction band. conduction band partially filled है मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में हैं. कंडक्शन बैंड में है मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं. और हमें पता है कि मेटल में कंडक्शन बैंड, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी रहते हैं. सो वी विल से दैट आइदर कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, electrons are already there, or conduction band is overlapping valence band and there is easy way, there is no energy gap between the two. So finally क्या definition हुई? Those materials in which we have partially filled conduction band or we have conduction band overlapping the valence band, such type of materials are called conductors. There is no energy gap between conduction band and valence band. Then come to insulators. In the insulators, we know that there is no free electron. That is why they are insulator. They don't conduct electricity. And no free electrons means it is not possible for the outermost electrons to be free. और इसको हमने एनर्जी डायग्राम में कैसे दिखाया कि वैलेंस बैंड जिसमें कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स हैं बाउंड स्टेट में, उनके और जो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी चाहिए उसके बीच बहुत बड़ा गैप होता है. इतने गैप को क्रॉस करने की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल सकती है, इतना बड़ा एनर्जी गैप है. तो ऐसे मटीरियल्स इन विच वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के हैं वो अपने ऑर्बिट में बंधे हैं, कोई फ्री नहीं है. एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मीन्स कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी. एंड such type of materials in which conduction band is separated by valence band by very large energy gap is called insulator. तो देखते हैं हम लोग कि इंसुलेटर को हमने कैसे डिफाइन किया. दोज मटीरियल्स इन विच वैलेंस बैंड इज completely filled, conduction band is completely empty, and there is very large energy gap between conduction band and valence band. There is no chance of conduction. Such type of materials are called insulator. So now let us draw the two diagrams. This is band diagram of conductor, either very small gap so that electrons easily jump to conduction band, or conduction band is overlapping the valence band. And in insulator there is energy gap very large.
charge. It's 3 electron volt or more. And then comes the band diagram, energy band diagram of semiconductor. Those materials which have valence band completely filled, conduction band completely empty at low temperature. But energy gap is very small between the valence band and conduction band, and at room temperature few electrons can move to conduction band easily, are called semiconductor. So this is interesting band theory, that the same thing which we know, the concepts we know, but we are representing it in a technique of band energy band theory, so that we can analyze the further solid state electronics in a better way. So those materials which have valence band completely filled, सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं एटम से, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी, मतलब अभी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है. कब? एट लो टेम्परेचर. बट there is very small energy gap between conduction band and valence band, and electrons can easily jump from completely filled valence band to conduction band. मतलब इलेक्ट्रॉन्स कुछ फ्री हो सकते हैं, एनर्जी गैप इतना बड़ा नहीं है. सो एट रूम टेम्परेचर, सो सच टाइप ऑफ मटीरियल्स आर कॉल्ड semiconductor. So we will write the definition as well as the band diagram. In the next class, we will study semiconductors' basic concepts.